दोस्तों, रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा किस तरह के कदम किए जा रहे हैं इसकी बातें सभी अखबार कर रहे हैं, सभी चैनल्स कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में क्या सच्चाई है वो भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ अमानुल्लाह अंसारी हैं जो यूक्रेन में अपनी पढ़ाई कर रहे थे और वहां की विषम परिस्थितियों के बीच अपनी जान को बचाकर अपने स्वदेश वापस लौटे हैं। इनकी पूरी जो जर्नी रही है उसके बारे में हम जानेंगे। आमतौर पर आप टीवी में, अखबारों में दूसरे जगह के बच्चों के साथ किस तरह की चीज़ें घटी उसकी बातें आपने सुनी, लेकिन आपके अपने कुशीनगर के लाल के साथ किस तरह की घटनाएं घटी वो थोड़ा सा हम बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से भारतीय मंत्रालय द्वारा किस तरह से उनको सहयोग मिला। वो सब कुछ बातें होंगी। चूंकि इनके साथ वो घटना घटी है तो ये अच्छे से विस्तारित तौर पे बता सकते हैं। सबसे पहले अमानुल्लाह भाई, आप अपने स्वदेश वापस लौटे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया आपका। तो अब सीधे हम यूक्रेन चलते हैं। यूक्रेन की जो स्थिति है, जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरह से फाइट चल रही है, वहाँ का माहौल थोड़ा सा हमको बताइए कैसा रहा। सर वहाँ का माहौल तो बहुत ही विषम परिस्थिति में है, आप सभी देख ही रहे हैं, और सब चीज़ें तो हमारे सामने की हैं। और सर ये काफ़ी भयावह और काफ़ी डरावना है। हमें तो एक एक आवाज़ों से डर लगने लगा था। फिर तो कुछ भी आवाज़ आती थी लग रहा था जैसे कि कोई बम फटे हैं, फिर बारूद गिरे हैं, अच्छे डर लग रहे थे हमें तो। अच्छा, ये सब जब एक्टिविटी होनी शुरू हो गई रसिया की तरफ से तो आम तौर पर आपको बम की आवाज़, गोलियां की आवाज़ आती होगी जी। तो आप सो पा रहे थे कि नहीं आप लोग? नहीं सर, नींद तो कहाँ आ रही थी। अगर हम सोए भी तो बिल्कुल एक एक साउंड पे हम जग जा रहे थे। हम बंकर्स के अंदर थे, कुछ भी आवाज़ें आती थी, हमें आवाज़ें आती थी अंदर को। इतनी लाउड साउंड थी उनकी कि हम सो भी नहीं पाते थे। जितने लोग, केवल मैं ही नहीं, जितने लोकल्स भी वहाँ पे थे हमारे साथ में, कोई भी सो नहीं पाया। सारे बैठ के रात भर सारे आपस में बात ही किए, मतलब बस डाइवर्जन के लिए कि ज़्यादा टेंशन, कोई घबराया नहीं। आवाज़ें सारे में आ रही थी, बिल्कुल पास में आ रही थी। तो सर ये काफ़ी डरावना उस समय जब जो परिस्थितियां थी, जिस तरह से धमाके हो रहे थे, वैसा एहसास होने लगा था कि शायद हम न बचें, शायद अपने देश मातृभूमि न जा पाए। जी सर, ये तो हर वक्त ख्याल ऐसा रहता था कि पता नहीं हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। ये तो डर सबको बना पड़ा था कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जान रहा। जितने लोग वहाँ पर बैठे थे हमारे साथ, सबको ये डर तो था ही कहीं ना कहीं कि कुछ तो कहीं कुछ हो ना जाए किसी को। इस बात से डर सबको सर था। भारतीय छात्रों के साथ आप रहे हैं तो किस तरह से भारतीय छात्र आपस में कोऑर्डिनेट कर पा रहे थे, एक दूसरे से सहयोग कर पा रहे थे, वो थोड़ा सा हमको बताइए। वो सर केवल हम इंटरनेट के जरिए व्हाट्सएप पे या फिर नॉर्मल कॉल पे तो हम बातें कर ले रहे थे। ये कुछ दिन चला हमारे साथ, लेकिन लंबा नहीं, क्योंकि फिर इंटरनेट कनेक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी ये सब डाउन होने लगी थी। पर जितना भी कांटेक्ट हो पा रही थी, हम उससे बात की कोशिश कर रहे थे कि सारे लोग ठीक तो है ना हर जगह पर। और हमारे पास केवल 5-7 इंडियंस थे, और इंडियन्स अलग अलग मेट्रो स्टेशन पे जहाँ पर रहते थे वो लोग उसके अंदर शेल्टर लिए पड़े थे वो लोग। तो सारे हम बस ऐसे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हमने बनाए पड़े थे, हम उस पर कम्युनिकेट बातें कर रहे थे कि सब तो ठीक चल रहा सबके पास। तो ऐसे हम लोग बातें कर रहे थे। तो सबसे पहले विदेश मंत्रालय द्वारा और साथ में जो वहाँ के एम्बेसी है उसके द्वारा भी, जो भारत की एम्बेसी है उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है कि समय समय पे देते रहा गया कि आप लोग वापस आ जाएं। क्या कारण रहा कि आप लोग फंसे रह गए थे? सर बात इस चीज़ की थी कि हम स्टूडेंट लास्ट ईयर्स के थे और हमारे लिए केवल 2 महीने बाकी रहते हैं एग्जाम्स के लिए। हम ये सोच रहे थे कि मिनिस्ट्री हमारी एक बार कंफर्म बातें कर ले, हमारी जो एम्बेसी है मिनिस्ट्री से, कि एग्जाम्स के लिए क्या वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर क्लासेस ऑनलाइन कर रहे हैं। और उसके बाद से क्या था कि एक क्लियर कट हमें आंसर नहीं मिल रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी एम्बेसी भी कन्फ्यूजन में थी, एक डिलेमा में थी वो भी। और जो हमारे एक हरदीप सिंह है जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो बातें कर रहे थे एम्बेसी से, वो भी सब डिलेमा के अंदर थे। उनकी वजह से हम भी डिलेमा में थे कि हमें करना क्या है। कोई एग्जैक्ट हमें आंसर मिलता नहीं था, हमें करें क्या। उसके बाद डिसीजन हुआ भी कि हाँ अब निकल जाना चाहिए। जब निकल जाना चाहिए तो फिर गवर्नमेंट ने हमारे फ्लाइट्स शेड्यूल किया, जो कि हमारे 22 फरवरी समथिंग से था। वो करते करते एक ही फ़्लाइट हमारी गई, उसके बाद सेकेंड फ्लाइट तक के लिए तो टाइम मिला ही नहीं कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया फिर फायरिंग। तो फिर तो हम इसी बीच हम सारे बच्चे फंस गए, वरना शेड्यूल फ्लाइटिंग थी 22 को थी, 24, 26, फिर 27 को थी, 29 फरवरी, फिर 1 मार्च और 3 मार्च को थी। ऐसे हमारी फ़्लाइट थी एयर इंडिया की, पर ये एक ही फ़्लाइट गई, उसके बाद सारे कैंसिल हो गए। इसीलिए इतने सारे बच्चे वहाँ फंस गए, वरना हम भी बीच में आ गए होते हैं। देखिए, कई सवाल जो थे उनका जवाब इन्होंने दिया है। पहले तो सवाल लोग खड़ा करते हैं कि जब वहाँ की एम्बेसी लगातार बता रही थी छात्रों को कि आप वापस आ जाएं, तो फिर छात्र क्यों बने रहें। उसका इन्होंने जवाब दिया कि ये जो था लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स रहे उनमें चूंकि वो पूरा स्टडी किए हुए थे, उनको एक रिस्क था
कि अगर वो बीच में पढ़ाई छोड़कर आते हैं, एग्ज़ाम छोड़कर आते हैं, तो उनका पूरा साल बर्बाद होगा। तो ऐसे में एम्बेसी बहुत ही क्लियरली कट नहीं बता पा रही थी कि उनको करना क्या है, और वहाँ पर जो कॉलेज हैं उनसे संपर्क में एम्बेसी नहीं आ पाई, जिसके वजह से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की व्यवस्थाओं को लेकर डिस्कशन हो पाए। और बाकी जब भी शेड्यूल की गई फ्लाइट्स तब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, जिसके वजह से रसिया बम्बार्डमेंट करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से पूरी फ्लाइट को निरस्त करना पड़ा और इस तरह से एस्केप प्लान बनाना पड़ा इंडिया को। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि यहाँ पर लोग कह रहे हैं भारतीयों को जाने दिया जा रहा था, तिरंगा लगा के भारतीयों जो जाना चाहते थे उनको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ पहुँचा दिया जाता था। तो वहाँ का एग्जैक्ट माहौल हमको बताइए कि मीडिया तो ये कह रही थी बातें, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें थी या फिर नहीं? सर देखिए, जो बच्चे निकले वो वेस्टर्न पार्ट के ऑलरेडी थे, वो ईस्टर्न पार्ट का कोई नहीं था। जब वेस्टर्न पार्ट में ये प्रॉब्लम थी भी नहीं, तो उन्होंने ऐसे जब शेड्यूल हुआ कि हाँ आप निकल सकते हैं, वेस्टर्न पार्ट खाली कर सकते हैं, तो उन्होंने किसा प्लानिंग हुआ कि इंडिया का हम लगा रहे थे तो सेफ रहेंगे, तो मे भी उसके वजह से या फिर वहाँ पर कुछ था नहीं, वो खैर क्रॉस कर गए। पर प्रॉब्लम थी हमारे ईस्टर्न पार्ट के लिए, यहाँ का कोई ऑप्शन ही नहीं था। हमने बोला सर आप एक क्लियर हम एक सिक्योरिटी दें, आप जो भी करें हमें यहाँ से निकलने के लिए मौका दें, पर कोई भी ऑफिशियल इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। हमारे खार्किव में, डेनिप्रो में, इधर कीव सिटी के अंदर कोई भी नहीं बात करता कि इसके करना क्या है। वो बोल रहे थे बस अब वेट करो हम बताएंगे, वेट करो हम बताएंगे। ऐसे वेट करते करते हमारे 5 दिन निकल गए बंकर के अंदर ही। कोई किसी ने ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि अब करना क्या है। जब हम निकल गए तो शाम में हमारी एम्बेसी क्या बोलती है कि अब निकल जाओ बस, छोड़ कर जैसे मर्जी वैसे, हम अब कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने डाला था कि आप कीव और खार्किव सिटी आप खाली कर दें, छोड़ दें। कुछ ही डेडलाइन कुछ ही समय का मिला हुआ था और ये बातें कही गई कि जैसे भी आप निकल ना पाओ, अगर आपको व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है तो आप पैदल ही निकलो, पैदल ही निकल जाओ। जी बिल्कुल सर, कि आप बस निकल जाओ, जो भी ह्यूमन कॉरिडोर्स बनाए गए हैं अब उसके थ्रू जैसे आप निकल जाओ, मतलब सिटी आप खाली कर दो। तो तमाम बातें जो भी बातें दावे कहे जा रहे हैं कि यूक्रेन से बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा, यूक्रेन से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला भारत के स्टूडेंट्स को, तो उसका थोड़ा सा आप जान लीजिए कि क्या हकीकत रहा था। वहाँ पर यूक्रेन में कुछ यूक्रेनियंस के द्वारा या फिर वहाँ के यूक्रेनियंस ऑफिशियल्स के द्वारा भारतीय स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प दिया जा रहा था या फिर वहाँ भी राम भरोसे ही था? नहीं, वहाँ पर सर शेल्टर के अंदर मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का, शेल्टर के अंदर वो लोग खाना प्रोवाइड कर रहे थे, क्योंकि सारे शॉप्स बंद हो चुके थे, कोई खुल नहीं रही थी, सारी शॉर्टेज हो चुकी थी सामान की, तो कुछ हमें मिल नहीं रहे थे। तो सरकार ने हमें अंडर टनल जो थे वो फूड प्रोवाइड हमें कर रहे थे वो। और उसके बाद से ट्रेन्स की भी व्यवस्था जो थी उन्होंने खैर रखा था, कोई टिकट नहीं चाहिए बस अब निकल लो। पर ट्रेन्स के लिए सर हमारी गवर्नमेंट कहीं ट्रांसपोर्टेशन में कहीं हेल्पफुल मुझे नहीं लगी। उन्होंने ट्रेन बस कर दिया, आप निकल सकते हो तो निकल जाओ। और ट्रेन में जाने के लिए भी सर हमें इंडियंस को बहुत मुश्किल थी, क्योंकि वो प्रेफरेंस अपने लोगों को कर रहे थे, वो अपने लोगों यूक्रेनियंस को, लोकल्स को। हम फॉरेनर्स को तो इंडियंस को तो वो तो ऐसे खींच के बस बाहर कर रहे थे वो, कि उनके लोग बैठे हैं। हम तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि हम बस निकल गए जैसे करके। हमने उस ट्रेन को छोड़कर जो ट्रेन खड़ी थी, हमें ये भी नहीं मालूम वो ट्रेन चलेगी भी नहीं चलेगी, वो कहाँ आ जाएगी। हम बस बैठ गए ट्रेन के अंदर। अब बैठने के बाद हम सोच रहे हैं कि ट्रेन जाएगी या नहीं जाएगी। फिर हमें 1-2 लोकल दिखे उस ट्रेन के अंदर, फिर ऐसा लगा कि एहसास हो गया नहीं लग रहा ट्रेन जाएगी, तभी लोग खड़े हैं। ये ट्रेन कहाँ जाएगी हमें ये भी नहीं मालूम, बस ये था बस हम यहाँ से निकल जाएं। यहाँ हमें गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट कहीं तक नहीं रहा। पूरा खार्किव से, पूरा ईस्टर्न पार्ट से मुझे पूरी कंट्री क्रॉस करनी पड़ी विदाउट एनी हेल्प। हमने बस पहुँचा अपने रिस्क पे ऊपर, क्योंकि ये भी था रुकना भी रिस्क है और जाना भी रिस्क है। पर हम कब तक रुके यहाँ पर? एक बार हाथ पे हाथ रखे धरना भी सही नहीं था। बिल्कुल उपाय करना जरूरी था हमारे लिए। तो फिर हम बस हिम्मत बांधे और घर 2 मिनट बात किया हमने कि हम बस आज निकल रहा हूँ, बस दुआ करना। तो खार्किव से बॉर्डर तक पहुँचने में आपको किस तरह की मदद मिल पाई, या फिर आप अपने खुद से ही निकले, और क्या जर्नी जो रहा वो थोड़ा सा सर हम तो घर से तो पैदल ही निकले, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कुछ व्यवस्था था ही नहीं। ये सारे टैक्सी वगैरह बंद हो चुके थे। ये लोग अपने लोकल्स थे वो अपनी प्राइवेट वैन्स यूज़ कर रहे थे, जो कि काफ़ी हायर कॉस्टली वो कर रहे थे। वो लोग $100 पर स्टूडेंट को वो चार्ज कर रहे थे वो लोग। तो सर वो डिस्टेंस चाहे आपको 2 किलोमीटर हो या फिर 5 किलोमीटर हो, वो सेम प्राइस कर रहे थे वो $100 के लेकर के। जो हमारे लोकल्स चलते हैं, ट्रैम चलते हैं और मेट्रो चलते हैं, सारे बंद हो चुके थे। तो बच्चे तो पैदल निकल लिए कि मेट्रो। यूक्रेन में इस समय आफत पड़ी हुई थी, उसके बावजूद वो आपदा को अवसर में बना रहे थे। हाँ बिल्कुल सर, उनके लिए ये तो अवसर ही था। उन्होंने अच्छे से अपना फ़ायदा लिया और खैर हमें उन्होंने छोड़ दिया मेट्रो रेलवे स्टेशन के ऊपर। हम वहाँ पहुँचने के बाद सर फिर बहुत सारे वहाँ भीड़ थी, आबादी बहुत थी वहाँ पे।
जैसे करके जद्दोजहद हुई, थोड़ी मेहनत हुई, हमें सीट मिल गई तो हम खैर से चले हैं वहाँ से। और फिर ये जर्नी काफ़ी लंबी रही। और सर ट्रेन का बताऊँ तो उन्होंने ट्रेन का ऐसा किया था कि पूरी ट्रेन में एक लाइट तक नहीं जली थी और ट्रेन की स्पीड काफ़ी स्लो थी। इसकी वजह से हमारी ट्रेन कम से कम 6-7 घंटे लेट हुई थी ताकि इसकी साउंड्स और लाइट्स ज़्यादा दूर तक ना जाए। और भीड़ तो सर ऐसी थी कि मतलब एक बार आप बैठ गया तो निकलने के लिए मुश्किल। हमें वॉशरूम जाने में बस एक बार गया, फिर गया ही नहीं, क्योंकि जाना मुश्किल हो रही टॉयलेट साइड में। तो बस जहाँ बैठे बैठे, और पानी मतलब इतना ही पीना है कि जाना ना पड़े बार बार, बस बहुत प्यास लगे, घूंट पी लिया, बस इनफ है। आप लोग पास राशन के लिए कुछ व्यवस्थाएं थी रास्ते के लिए? रास्ते की हमने जिसके पास जो भी थी उन्होंने रख लिया था। जैसे कि हमने शॉपिंग कर रखी थी कि हो सकता है कहीं जब फर्स्ट से बम्बार्डिंग हुई तो उस दिन हमने सारा कलेक्शन कर लिया था, पता नहीं कब तक चलेगा। तो हमने कई सारे रेडीमेड आइटम रखे थे जो पैकेट के अंदर होते हैं, तो हमारे साथ तो वही थे फिलहाल। तो हम सारे जो दोस्त आपस में थे वो सारे आपस में शेयर करके हम थोड़ा बहुत खाना खा के निकले थे वहाँ से। तो आपका जो बॉर्डर एरिया था कौन सा, किस एरिया में आप गए? हम पोलैंड सर पहुँचे थे। पोलैंड पहुंचे थे जी। तो पोलैंड में फिर बॉर्डर तक जैसे तैसे आप पहुंच गए, उसके बाद से फिर पोलैंड से कैसा जर्नी रहा, किस तरह से रहा? वहाँ से आपको फ्लाइट मिली थी? हाँ सर, पहले तो बॉर्डर पर तो हमें बहुत मुश्किल हुई। बॉर्डर पर कोई हेल्प नहीं थी हमारे लिए। हमारे 3 स्टूडेंट जो है तो 3 छात्राएं थी, वो कोलैप्स हो गई हाइपोथर्मिया की वजह से। ठंड बहुत ज़्यादा थी, अच्छा। ठंड -4 में थी। और हमने फिर वहाँ पे एम्बेसी के लिए कॉल भी किया कि सर हमारे यहाँ पे हेल्प किया जाए, यहाँ बच्चियाँ बेहोश हो रही हैं, कुछ किया जाता है। एम्बेसी बोलती है कि सर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एक बार आप बॉर्डर क्रॉस करें उसके बाद आपकी हम हेल्प कर सकते हैं। तो अभी जैसे हो रहा है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सर एम्बेसी का वहाँ पे कोई रोल नहीं रहा। टेम्परेचर -4 के अंदर था और बहुत सारे बच्चे जो इसको कप अप नहीं कर पाए। 10 घंटे 11 घंटे वहाँ ठंडे में खड़े रहना सर ये ईजी नहीं है। तो जिनको नहीं हो पाया, 3 लड़कियां सर वहाँ तुरंत बेहोश हो गया ऑन द स्पॉट। उसके बाद से हमने एम्बुलेंस के लिए भी चिल्लाया, तो एम्बुलेंस आने में आधे घंटे लग गए। हम तब तक जो हमारे पास जिसके पास जो ब्लैंकेट्स थे, जिनके पास एक्स्ट्रा स्वेटर्स वगैरह थे, हम उनको बस डाल देते हैं को गर्म फील करें वो बस। पर सर कोई हेल्प नहीं थी। एम्बुलेंस आधे घंटे बाद आई, उन्होंने नॉर्मली चेकअप किया, बोला बीपी वगैरह ठीक है, थोड़ा सा रखा उनको, एम्बुलेंस के अंदर थोड़ी गर्मी मिली उनको, फिर लाकर खड़े कर दिए कि आपको लाइन से ही जाना है। अच्छा, लाइन में ही उनको भी खड़ा करना? हाँ बिल्कुल, आपको लाइन से ही जाना। 2 लड़कियाँ और गिरी थी, उनको तो उन्होंने उठाया भी नहीं। अच्छा। उनको हमने बस हेल्प किया जो हम साथ में थे। और सर पहले एक ही लाइन थी बस, हमें एंटर की, फॉरेनर्स भी और लोकल्स भी सेम लाइन से जाएंगे अंदर को। पर जब कुछ देर के बाद क्या हुआ कि हम बच्चे बहुत सारे थे, उन्होंने एक नई लाइन स्टार्ट कर दी लोकल्स के लिए, और फिर लगे उन पर ध्यान देने वो। हम फिर सब साथ ठंडे में खड़े पड़े हैं, कोई हेल्प नहीं। हम एम्बेसी को कितनी दफ़ा उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने एक दफ़ा नहीं बोला। वो साफ वो बोलते थे कि हम यहाँ कोई हेल्प नहीं कर सकते, आप बॉर्डर क्रॉस करो पहले, एक बार टोटली आपका काम हो जाएगा, बॉर्डर क्रॉस कर लोगे, उसके बाद ही आपकी हेल्प कर पाएंगे। हमारी वैन्स खड़ी हैं उसके बाहर जो आपको होटल तक लेकर के आएंगी, उससे पहले सर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सर हम जो भी थे, हम अपने हालत में वहाँ पर थे, जो भी हुआ। तो पोलैंड जैसे तैसे आप पोलैंड पहुंचे, फिर वैन्स में जाके? जी सर, पोलैंड क्रॉस हुआ, फिर वैन्स में बैठे, तो फिर होटल्स में हम गए, फिर नेक्स्ट हमारी फ्लाइट हुई सर। तो फिलहाल अब तो वो टेंशन खत्म हो? हाँ सर, अल्लाह का शुक्र है, वो तो खैर टेंशन फ्री हुआ। एक बार बॉर्डर क्रॉस हो गए फिर रिलैक्स हुआ कि हाँ अब सेफ हैं। अब चाहे जैसे भी हो, आजकल 2 दिन जब भी फ्लाइट हमारी हो, अब तो घर पहुँचना ही है। तो सर हमारे केवल हमें वहाँ से घर तक आने में 5 दिन लग गए हमें। ये सब 5 दिन सफ़र रहा हमारा, काफ़ी थकावट रहा। अभी तक हम प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाए हैं, और एक मेंटली और फिजिकली हम हरास्ड हैं, और अभी टेंशन बनी पड़ी है सर। वो तो है ही, जो उस तरह से जब यहाँ पे हम खबरों को देखकर, वीडियो विजुअल्स को देखकर इतना घबराहट हमारे मन में हो जाती है, तो आप तो वो चीज़ें देखे हैं, फेस किए हुए हैं, तो वो तो हम समझ सकते हैं किस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन अभी आपके हमेशा के आने में और इस बार के आने में घर का भी माहौल बिल्कुल अलग होगा। लोग आंखें बिछाए बैठे पड़े हुए हैं कि उनका बेटा कब वापस आ रहा है। जी बिल्कुल सर, तो वो पूरा माहौल बहुत इमोशनल रहा होगा। जी बिल्कुल सर, सारे लोग बहुत परेशान थे, और जो भी हमारे रिश्तेदार और हमारे नाना नानी जो भी लगते हैं, वो आते थे हमारे घर पे, सबकी आंखें नम होती थी, सारे गले मिलते थे, और हमें भी बहुत दुख हुआ कि चलो खैर शुक्र है, इन लोगों की दुआएं थी कि हम बच के आ गए, और अल्लाह का शुक्र है। और सर फाइनली आज हम घर पे हैं और अच्छा लग रहा है हमें। थैंक यू सर। तो हम बात कर रहे थे अमानुल्लाह अंसारी से, जो कि यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध चल रहा है उसके गवाही दे रहे थे। जो घटनाएं इनके साथ घटी, जिस तरह से इनका आना रहा, किस विषम परिस्थिति में वो यहाँ पर स्वदेश वापस लौटे हैं, उस पूरे जर्नी के बारे में हमने बात की। तो ऐसे में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स ही है, और कहेंगे कि चलिए आप नाम रोशन करिए भारत का। और डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे, तो आगे हमको लगता है कि अच्छे डॉक्टर बनेंगे भी। जी बिल्कुल, और गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देने के लिए सुनने में आया है कि इंटर्नशिप फ्री में करा रही है। तो ऐसे में आप अच्छे डॉक्टर बन के हमें
कुशीनगर के लोगों के लिए, पटौना के लोग के लिए सहयोग करें। जी सर, बिल्कुल सर, कोशिश ऐसा है कि बेस्ट टू बेस्ट अपना दिया जाए। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने गवर्नमेंट का भी, जिसने हमें बहुत सपोर्ट किया और हेल्प किया हमें यहाँ तक आने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।